पार्ट 9 में आपने सुना था कि गंगा के नशे की हालत में आदित्यराज ने गंगा का फायदा उठाया था और इस बात से गंगा नाराज हो गई थी, जिससे वह गुस्से से आश्रम से बाहर जाने लगी। अब आगे गंगा बहुत दुखी हो गई थी और इस वजह से उसका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था कि उसने आज शॉर्ट पहना था। गंगा गुस्से से दरवाजे से निकल रही होती है, तभी आदित्यराज गंगा को आवाज देते हुए कहता है कि गंगा रुको तो, अरे माफ कर दो बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तभी तबाक से पीछे मुड़कर गंगा बोली, आपको दोबारा मौका कौन देगा? क्या आपको ऐसा लगता है? तो आपकी गलतफहमी है हुकुम साहब। और ऐसे कहकर गंगा आगे चलती जाती है और उसके पीछे पीछे उसको आदित्यराज मनाते मनाते जाते हैं। गली के लोग उन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखकर खुसर खुसर की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन गंगा इतने गुस्से में होती है कि उसे किसी चीज़ का भान ही नहीं होता है। इधर गिरजा को जानकारी मिलती है कि गंगा इस वक्त आश्रम में होने के साथ ही उसे ये भी मालूम पड़ता है कि आदित्यराज की लोकेशन में उसे वही की दिखाई देती है। उसे देखकर गुस्सा बहुत आता है। उसके मन में आता है कि वो अभी जाए और जाकर गंगा के सीने में धड़ाधड़ गोलियां उतारे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे वो आदित्यराज के नज़र में गिर सकती थी। तो वह ऐसे ही जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत कर लेती है। आदित्यराज गंगा के पीछे पीछे अभी जा रहा होता है, पर गंगा रुकने का नाम नहीं लेती है। आदित्यनाथ गंगा के पीछे पीछे अभी भी जा रहा होता है, लेकिन गंगा रुकने का नाम नहीं लेती है। तो वो आश्रम में दौड़ कर जाकर अपनी गाड़ी लेकर गंगा के पास आ जाता है और गंगा को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है, लेकिन गंगा नहीं बैठती है और तेज कदमों से आगे चलती ही जाती है। ये देखकर आदित्यनाथ गंगा को कहता है, गंगा देखो, लोग आपको घूर घूर के देख रहे हैं, तो कृपया करके गाड़ी में बैठ जाओ, ऐसे रोड पर तमाशा ना करो। ये शब्द जब गंगा के कान पर पड़ते हैं तो उसकी नज़रें आसपास की दुकानों पर और आते जाते लोगों पर जाती है। तो वह उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आसपास के लोग गंगा को ही घूर रहे होते हैं और खुसर खुसर की बातें कर रहे होते हैं। उसे देखकर अजीब लगता है। तभी आदित्यराज गंगा को दोबारा से गाड़ी में बैठने का इशारा करता है, तो इस बार गंगा गुस्से से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वह गाड़ी के अंदर जाकर बैठती है, उसे एहसास होता है कि उसकी ड्रेस टांगों तक ही आती है। तो वो अपनी ड्रेस को देखने लग जाती है और देखने पर उसे पता चलता है कि उसने तो आज शॉर्ट पहनी है। ये देखकर वो भड़क जाती है और आदित्यराज की तरफ गुस्से से देखकर कहती है, हुकुम साहब, आपको पता है ना मैं शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती हूँ, फिर भी आप ये शॉर्ट ड्रेस लेकर आए जानबूझ के, है ना? इस पर आदित्यराज अपनी सफाई देते हुए कहता है, गंगा, उस शॉप में शॉर्ट ड्रेस ही थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये ड्रेस लानी पड़ी। बाकी मैं जानता हूँ कि आप शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनते हो। तो इस पर गंगा गुस्से से झल्लाते हुए बोली, कितना झूठ बोलोगे आदित्यराज आप? अब गंगा को समझ आ चुका था कि लोग उसे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे थे। गंगा आगे कहती है, तो इसका मतलब आपने ही वेटों में पानी की जगह शराब रखी थी ताकि मुझे प्यास लगे तो मैं पी जाऊँ और मेरे ऊपर नशा हावी हो जाए और आप मेरे नशे में फ़ायदा उठा लो। आदित्यनाथ गंगा की मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो दंग ही रह गया। वो गंगा को आश्चर्य से देखता ही रह गया। फिर वह गंगा को गुस्से से कहता है, गंगा, ये क्या बकवास करे जा रही हो? ऐसी सोच कैसे सकती हो आप मेरे बारे में? तो इस पर गंगा गुस्से से बोली, सच्ची तो कह रही हूँ। उधर गिरजा और उसके साथ सभी साथी अपने प्लान को अंजाम कैसे दिया जाए उसके बारे में सोचने लगते हैं। तभी गिरजा के दिमाग में आता है कि उसे आदित्यराज जानता है, लेकिन गंगा तो नहीं जानती। इसी बात का फायदा उठाकर गिरजा गंगा से पहले दोस्ती करके बाद में किडनैप करने के बारे में सोचती है। इधर आदित्यराज को गंगा की उल्टी सीधी बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से से गंगा को कहता है, तो मैं अगर ऐसा कहूँ कि आपने ही जानबूझकर शराब पी होगी ताकि शराब की नशे में आप मेरे पास आ सको और मैं आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर सकूं और मेरे से भी गलती हो जाए ना। फिर वह आगे बोलता ही जाता है, आप जैसी लड़कियां ना जितनी भोली दिखती है उतनी भोली होती नहीं। ऐसी लड़कियां जानबूझकर अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। जैसे ही गंगा ने शब्द सुने, गंगा एकदम से गुस्से से हिले और बोली, जस्ट शट अप हुकुम साहब, माइंड योर लैंग्वेज। ऐसा कैसे सोच सकते हो आप मेरे बारे में? और गुस्से से आके लाल लाल करते हुए आदित्यराज को देखती ही रह गई। अगले पल आदित्यराज को एहसास हुआ कि उसने ये क्या कह दिया, लेकिन मन ही मन में उसे गंगा के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वो अब और गुस्सा गंगा को नहीं दिलाना चाहता। वो दोबारा से गंगा को कुछ ना कहना ही उचित समझता है और वो अपने नज़रों को गंगा की ओर से हटा लेता है। गंगा की आंखों से धड़ धड़ आंसू गिर जाते हैं और उसे अब ऐसा लगता है कि उसने आदित्यराज के साथ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। इसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं। आदित्यराज अपनी गाड़ी चलाने में ध्यान देता है, जबकि गंगा खिड़की से बाहर अपने आंखों से लगातार आंसू बहाते हुए देखती रहती है। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, दोनों बिल्कुल शांत होते हैं और ऐसे करते करते गंगा का घर आ जाता है। आदित्यराज गंगा को गंगा के घर के पीछे वाले दरवाजे की ओर उतारता है ताकि लोग उसे देख ना पाए। गंगा फटाफट कार से उतरकर दरवाज़ा खटखटाती है तो साहिल दरवाजे को खोलती है। वैसे गंगा वॉशरूम में दौड़कर चली जाती है। फिर साहिल आदित्यराज को कहती है, पधारो हुकुम साहब, चाय नाश्ता करके जाइएगा।
लेकिन आदित्यराज मना करता है और स्पीड से कार को चलाता हुआ चला जाता है। इधर गंगा नहा धोकर रेडी हो जाती है, फिर सायली से बातचीत करती है। गंगा सायली को कल रात कहा गई थी और उसने बहुत बार कॉल भी किया था, लेकिन कॉल क्यों नहीं रिसीव किया कहती है। तो इस पर गंगा कोई जवाब नहीं देती है। जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि गंगा दी आ गई है तो सब बच्चे दौड़कर गंगा के गले लग जाते हैं और गंगा उन्हें देखकर अपनी सारी परेशानी दर्द भूल जाती है। ऐसे ही समय निकल जाता है। गंगा शाम के समय खाना वाना खाती है और अपने कमरे में जाकर निढाल सी गिर जाती है और आदित्यराज के बारे में सोचने लग जाती है और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। इधर आदित्यराज का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। वो गंगा को कॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन अगले पल उसे लगता है कि गंगा आज बहुत गुस्से में होगी, तो बेहतर यही होगा कि आज फ़ोन नहीं लगाया जाए, और वो भी ऐसे ही सोचते सोचते सो जाता है। सुबह होते ही वो गंगा को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। तो आदित्यराज थोड़ी थोड़ी देर में गंगा को फ़ोन लगाता है, लेकिन गंगा कोई जवाब नहीं देती। तो वो परेशान हो जाता है और सोचता है गंगा शाम के समय आरती में ज़रूर मिलेगी। यही सोचकर आदित्यनाथ महादेव जी के मंदिर में गंगा दर्शन करने आई होगी सोचकर आ जाता है। वह अपनी नज़रों को यहाँ वहाँ घुमाता है, लेकिन उसे गंगा कहीं नज़र नहीं आती। आज गिरजा भी गंगा को देखने के बहाने से मंदिर आ जाती है, क्योंकि उसे कहीं से मालूम पड़ जाता है कि गंगा ही महादेव जी के मंदिर में आरती करती है। तो वो गंगा को देखना चाहती है और फिर दोस्ती को बढ़ाकर अपने प्लान को अंजाम तक पहुँचाना चाहती है। आज आदित्यराज का सेक्रेटरी भी उसके साथ था, लेकिन गिरजा इस बात से अनजान थी कि जिस मंदिर में वो आई है उस मंदिर में आज आदित्यराज भी आया और वो हमेशा आता रहता है। आदित्यराज अपने सेक्रेटरी को कहता है कि गोविंद जरा जाकर देख लो गंगा कहाँ है, हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो गोविंद गंगा को ढूंढने लग जाता है। वो मंदिर के चारों ओर ढूंढता है, लेकिन गंगा उसे कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर में ही आरती शुरू हो जाती है और आज पंडित जी खुद ही आरती करते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ होती है। पंडित जी को आरती करते हुए देखकर आदित्यराज समझ जाता है कि आज गंगा आरती में नहीं आई करके। आदित्यराज को गंगा के लिए बुरा लगता है। गोविंद अभी भी गंगा को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र भीड़ में खड़े गिरजा पर जाती है, लेकिन वह भीड़ के बीचों बीच खड़ी थी। तब गोविंद सोचता है कि गिरजा इस वक्त यहाँ पर वो क्या करने आई है, कोई इस लड़की का प्लान तो नहीं। उसे ऐसी आशंका होने लगती है। गिरजा ने आज लाल कलर का सलवार सूट पहन रखा था और उसने अपने सर को दुपट्टे से कवर कर रखा था। जैसे ही गोविंद के मन में आशंका आती है वो फटाफट गिरजा के पास जाने लगता है, लेकिन भीड़ इतनी अधिक होती है कि उसे धक्का मुक्के देकर गिरजा के पास जाना होता है। जैसे वो गिरजा के पास पहुंचता है और वो देखता है तो गिरजा गायब हो जाती है। फिर वो सोचने लग जाता है कि वो अभी अभी यहाँ पर ही थी, फिर वो अभी के अभी कहाँ जा सकती है। फिर वो गिरजा को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। आखिर में उसे ढूंढते ढूंढते आदित्यराज से टकरा जाता है। तो आदित्यराज गोविंद को गुस्से से कहता है, गोविंद संभल कर, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। तो गोविंद चिंता भरे स्वर में कहता है, हुकुम साहब मैंने अभी अभी गिरजा को देखा। तो आदित्यराज गोविंद को चिंता भरे भाव को देखकर उसे पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, रिलैक्स गोविंद, इतनी सी बात और आप इतनी चिंता कर रहे हो। आदित्यराज बड़े ही आराम से जवाब देते हैं। तो तभी गोविंद चिंता भरे स्वर में कहता है, पर हुकुम साहब जरा सोचिएगा, गिरजा यहाँ पर आई मगर किसके लिए। तभी आदित्यराज कहता है, अरे वो मेरे बचपन के दोस्त है और वो मुझसे मिलने आई होगी, मुझे सरप्राइज देना चाह रही होगी, इसलिए वो यहाँ पर आई होगी। पर गोविंद चिंता भरे स्वर में कहता है, हुकुम साहब मुझे तो नहीं लगता है बात ये है, मुझे लगता है बात कुछ और ही है। और वो इंदौर आ रही थी तो आपको एक बार कॉल तो कर देती। वो ऐसे डिस्कस करते करते जा ही रहे होते। गिरजा दीवार से छिपकर आदित्यराज और गोविंद को जाता हुआ देख लेती है और मन ही मन में सोचती है, आज तो बच गई। पर अचानक से उसके दिमाग में आता है कि आदित्यराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो जब आदित्यराज की तरफ देखती है तो आदित्यराज ने येलो कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहन रखा था, सर पर चश्मा टांगा हुआ था और वो आज बहुत हैंडसम दिख रहा था। गिरजा तो सोच में पड़ गई कि इतना सीधा रहने वाला लड़का इतना स्टाइलिश कैसे बन गया। वह फिर सोचने लगी कि जरूर इस गंगा के लिए इसने अपने आप को चेंज किया। पर गिरजा को आदित्यराज को देखकर अच्छा भी लगा कि वह कितने दिनों के बाद उसे ऐसी प्यार से देख रही थी। फिर वो अपने मन में सोचने लगी, काश गंगा हमारे बीच नहीं आती तो आज आदित्यराज सिर्फ मेरे और मेरे होते हैं। पर फिर वह मन ही मन में मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात ना गंगा, आदित्यराज को तो मैं तेरा नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर में आदित्यराज अपने सेक्रेटरी गोविंद के साथ अपनी कार से रवाना हो जाता है। जब गिरजा कंफर्म कर लेती है कि आदित्यराज वहाँ से जा चुका है, तब वह भी वहाँ से अपने होटल रेट्रो के लिए रवाना हो जाती है। अब रात हो चुकी थी। आदित्यराज ने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज चुके थे। इधर गंगा 6 बजे से शाम का भोजन करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो आदित्यराज ने जो गंगा के साथ हरकतें की थी उसके बारे में सोचती रहती। आदित्यराज गंगा की नज़र में बहुत बुरा इंसान बन चुका था। इधर आदित्यराज गंगा को ना देखकर गंगा से बात करने के लिए परेशान हो रहा था। ऐसे एक एक दिन निकलने लगते हैं। आज 15 दिन हो चुके थे गंगा को घर से बाहर निकले। वह बस बच्चों को पढ़ाती और उसके बाद खाना पीना करके सो जाती। उसका किसी से बात करने का मन भी नहीं कर रहा था। आदित्यराज गंगा को कॉल करता तो ना कॉल रिसीव करती, ना ही किसी मैसेज का जवाब देती।
और जब आदित्यराज उसे घर पर मिलने आता तो वो कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाकर बैठ जाती। उसके ऐसे व्यवहार से साइली बहुत परेशान हो चुकी थी। साइली उससे बात करना चाहती, उसकी परेशानी को सुलझाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन गंगा अपनी कोई बात या फीलिंग उससे शेयर नहीं करना चाहती थी। इधर आदित्यराज रोज महादेव जी के मंदिर दर्शन के लिए आता ताकि किसी तरह उसकी मुलाकात गंगा से हो जाए, लेकिन गंगा ने तो बिल्कुल ही मंदिर जाना छोड़ दिया था। इधर गिरजा को भी इंदौर में आए 15 से 16 दिन हो चुके थे। वो गंगा को अपने जाल में फंसाकर किडनैप करना चाहती थी, लेकिन गंगा के घर से बाहर न निकलने से उसे उसका प्लान फेल होता हुआ दिखाई देने लगा था। गिरजा अपने पापा से और राजा से बराबर संपर्क में थी। अब गंगा को अंदर ही अंदर घुटन होने लगी, क्योंकि उसका रूटीन था रोज मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना, थोड़ा इधर उधर टहलना। अब उसे घर के अंदर कैदी के जैसा महसूस होने लगा। अभी गंगा ने अपने मन को पूरा पक्का बना लिया कि उसे लोगों से क्या लेना देना। उसे यदि अपनी ज़िंदगी जीनी है तो उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। ये मेरी ज़िंदगी है, ना किसी और की। ये सोचकर वो आज सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर उसने रेड कलर की साड़ी पहनी, कान में बड़े बड़े झुमके, माथे पर सुंदर सी बिंदी, एक हाथ में ब्रेसलेट, एक हाथ में घड़ी, पाँव में पैजब और हल्की हिल वाले सैंडल। आज गंगा बहुत आत्मविश्वासी दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। गंगा आज बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह दिखाई दे रही थी। गंगा ने अपने हाथ में एक टोकरी ली जिसमें पूजा की सामग्री और पूजा के लिए फूल थे, और वो मंदिर की तरफ चल पड़ी। आज दिन गुरुवार था। मंदिर में खूब भीड़ थी। जैसे ही मंदिर में गंगा ने अपना कदम रखा, सबकी नजर गंगा की तरफ गई। आज मंदिर में आदित्यराज और गिरजा भी आई हुई थी। गिरजा लोगों के भीड़ के पीछे छिपकर आते हुए गंगा को देखी जा रही थी। उसे कंफर्म नहीं था कि जो आ रही है वो गंगा ही है करके, और शायद उसे लग रहा था ये गंगा ही है। जैसे ही गंगा पंडित जी के पास पहुंची, पंडित जी ने बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, गंगा, हो गया तुम्हारा गुस्सा शांत? गंगा ने पंडित जी के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुने वो उनको आश्चर्य से देखती रही, क्योंकि उससे लगने लगा कि पंडित जी को कैसे पता कि मुझे गुस्सा आ रहा था। जितने भी पंडित जी कहने लगे, बेटा गंगा, चलो आरती का समय हो गया, आरती कर लो। जैसे गंगा ने आरती की थाल ली, गिरजा को पक्का कंफर्म हो गया कि ये गंगा ही है। फिर गंगा ने आरती शुरू की। गंगा की मधुर आवाज़ में सभी आरती गाने लगे। पीछे से आदित्यराज गंगा को एकटक देखे ही जा रहा था। वो गंगा से बात करने के लिए उतावले हुए जा रहा था। आरती वगैरह हो गई तो गंगा मंदिर से निकलने लगी। तभी आदित्यनाथ गंगा गंगा करते हुए गंगा के पीछे पीछे आया। गिरजा ये सब दृश्य दीवार के पीछे छिपकर देखे जा रही थी। आदित्यनाथ गंगा को गंगा गंगा करके आवाज देते जा रहा था, लेकिन गंगा आगे आगे चलती ही जा रही थी। गंगा के ना रुकने से आदित्यनाथ ने गंगा का पल्लू पकड़ लिया। क्या होगा आगे? क्या आदित्यनाथ गंगा को मना पाएगा? गिरजा अब क्या करने वाली है? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 11 देख लीजिए। धन्यवाद।